चैप्टर 2231 यांग जिंगसिन, सीधे मिलिट्री पर हमला। तुमने इतनी जल्दी जल्दी में जो एनर्जी इकट्ठा की है वो उस पावर के सामने कुछ भी नहीं जो मैंने लगभग आधे साल तक तैयार की है। झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अब उसने कोई ऑफेंसिव मूव नहीं किया, क्योंकि इस समय उसे अपनी लिंग की एनर्जी का 50% से भी कम हिस्सा डिफेंस पर लगाना पड़ रहा था, ताकि वो रैम्पेज स्टेट में गए झेंग लो का सामना कर सके। जहां तक अटैक का सवाल था, उसके पास पहले से छोड़ा हुआ स्पेस बॉम्ब मौजूद था। झेंग लो अभी तक ये समझ ही नहीं पाया था कि स्पेस बॉम्ब क्या है, इसलिए वो इस एबिलिटी को क्रैक नहीं कर पा रहा था। उसकी किलिंग इंटेंट बदलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली रुई झान में तब्दील हो गई, जो हवा को चीरता हुआ सीधे झंग यी पर आ गया। झंग यी ने भी अपनी सारी एबिलिटीज का इस्तेमाल पूरी कैपेसिटी पर करना शुरू कर दिया, चाहे वो उसका खुद का एक्सेलरेशन हो या फिर स्वॉम्प ऑफ टाइम का इस्तेमाल करके आसपास की स्पेस को स्लो करना। वो हर तरह से कोशिश कर रहा था कि रुई झान से लिंग की खपत कम से कम हो। वो तेज रफ्तार से हवा में उड़ रहा था और उसके चारों ओर डायमेंशनल डोर्स खुल रहे थे। जैसे ही वो चाहता, झेंग लो के सामने से तुरंत पीछे जा सकता था। बार बार झेंग लो के हमले आते रहे। झंग यी लिंग के डिफेंस से उन्हें रोकते हुए साथ ही उनकी स्पीड को भी अडेप्ट करने लगा। 10 से भी ज्यादा वार झेलने के बाद झंग यी इस स्पीड का आदी होने लगा। झेंग लो को फिर से किसी अनजान स्पेस बॉम्ब के हमले का डर था, इसलिए उसने हाई स्पीड चेस करके झंग यी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अब बैटलफील्ड पर इनिशिएटिव फिर से झंग यी के हाथ में चला गया। बाइंडिंग चेन्स की रेंज लिमिटेड थी और झेंग लो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लिंग की ह्यूमन बॉडी के सामने मैक्सिमम डिस्टेंस के भीतर क्लोज कॉम्बैट करे। वो पहले ही देख चुका था कि इस ह्यूमन बॉडी की ताकत कितनी डरावनी है, इसलिए उसका सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो रुई झान से मीडियम और शॉर्ट रेंज अटैक्स करे। झंग यी ने उल्टा डिस्टेंस बनाए रखा और हैरासमेंट शुरू कर दी। उसने अपनी उंगलियों को स्वॉर्ड की तरह जोड़कर हवा में वॉइड पर निशान बनाए। वॉइड में दरारें झेंग लो के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रकट होने लगी। लेकिन झेंग लो पहले ही अपने वाइटल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका था। अब उसके पास कोई वीकनेस नहीं बची थी, इसलिए इस तरह के हमले बस उसे दर्द देते थे, जानलेवा डैमेज नहीं। झंग यी जल्दी में नहीं था। यह लड़ाई पहले से ही बहुत लंबी और भयानक होने वाली थी। उसका दाव यह था कि झेंग लो पहले धैर्य खो देगा, क्योंकि वुलुयन एम्पायर के अंदर से लगातार अर्जेंट वॉर रिपोर्ट्स झेंग लो के कानों तक बर्फ के फाहों की तरह पहुंच रही थी। वो बेचैन होगा। झंग यी झेंग लो के साथ लाइफ एंड डेथ ड्यूअल करने की कोई जल्दी में नहीं था। वो इंतजार कर रहा था, इंतजार कि वो काम पूरा हो जाए। उससे पहले वो झेंग लो के साथ सीधी मौत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, और वो काम था जो यांग जिंगसिन को सौंपा गया था, वुलुयन एम्पायर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम को एलिमिनेट करना। पूरा वुलुयन एम्पायर एक विशाल अंडरग्राउंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के नीचे बसा हुआ था। ये वॉल्केनो पिछले 10 लाख साल से शांत था। वुलुयन एम्पायर ने यहां मूव करके क्रेटर पर अपनी एम्पायर बनाई थी। इस नेचुरल डिफेंस के कारण उनका सिस्टम यह था कि जैसे ही एक्सटिंक्शन का खतरा आए, वो इस डोर्मेंट वॉल्केनो को ब्लास्ट करके एरप्शन ट्रिगर कर देंगे। इस वॉल्केनो का डायामीटर 30 किलोमीटर से भी ज्यादा था। एक बार इरप्ट होने पर पूरा ओलियन एम्पायर कुछ ही पलों में मिट जाएगा। अब झंग यी को यांग जिंगसिन से यही काम करवाना था, इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को डिस्पोज करना। वो नहीं चाहता था कि हुएक्सू किंगडम की सेना वुलुयन एम्पायर के लोगों के साथ मर मिटे। बाहर केओस फैला हुआ था और इस बीच यांग जिंगसिन और उनकी टीम सेंट्रल अर्बन एरिया में चुपके से घुस चुकी थी। इस समय वो अंडरग्राउंड एक विशाल मैकेनिकल स्ट्रक्चर के सामने खड़े थे। प्रोफेसर डा विंसी ने स्टेथोस्कोप जैसी चीज पहनकर मशीन की धड़कन सुनी, इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट किया और फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने यांग जिंगसिन, लाइंग युए और बैम की ओर देखा और बोले, यही है डेटोनेशन पॉइंट।
ब्रायन ने अपनी पूंछ हिलाते हुए उत्साह से कहा, ग्रेट, इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। प्रोफेसर डा विंसी ने उपकरण समेटे और ठंडी आवाज में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। अगर मेरा अनुमान सही है तो ऐसे कम से कम दसियों हजार डेटोनेशन पॉइंट होंगे। अगर हम इन्हें एक एक करके खोजकर डिसमेंटल करें तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे, और अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। यानी उन्होंने यांग जिंगसन की ओर देखा। फिजिकल डिसमेंटल करना असंभव है। यह सुनकर यांग जिंगसन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो और कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे सब पहले से उसकी उम्मीदों के मुताबिक हो। प्रोफेसर डा विंसी ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि नतीजा ऐसा ही निकलेगा? यांग जिंगसन पलटीन और बाहर की ओर बढ़ने लगी। भले ही हमें वुलुयन एम्पायर की ज्यादातर जानकारी मिल चुकी है, लेकिन यह सिस्टम इतना गुप्त है कि सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स तक को डिटेल नहीं पता। जब तक खुद अपनी आंखों से न देख ले, कोई कंफर्म नहीं कर सकता। डा विंसी उलझन में थे। तो अब तुम क्या करने वाली हो? यांग जिंगसन ने हल्की मुस्कान दी और बोली, सबसे सिंपल तरीका अपनाना होगा। असल में इस सिस्टम का एक मास्टर स्विच है, उसे बंद कर दो, सारी प्रॉब्लम खत्म। ब्रायन हैरान रह गया, लेकिन अभी तुमने कहा था कि हमारे पास इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है। इस बार यांग जिंगसन से पहले डा विंसी ने ही जवाब दे दिया। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो क्यों न उस इंसान को ही सॉल्व कर दो जिसने प्रॉब्लम बनाई है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, उसका आईक्यू कम ही रहेगा। ब्रायन ने गुस्से से डा विंसी की ओर देखा। डा विंसी ने यांग जिंगसन की ओर देखते हुए कहा, इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम का स्विच एम्पायर के हाईएस्ट अथॉरिटी के पास होना चाहिए, है ना? यांग जिंगसन ने सिर हिलाकर कहा, हां, वो वुलुयन एम्पायर के एम्परर के पास है। इसलिए हमें बस एम्परर को कंट्रोल करना है और उसे ऑर्डर देने से रोकना है। डा विंसी की आंखें सिकुड़ गई। तुम ऐसा कैसे करोगी? यह बहुत मुश्किल होगा। वुलुयन एम्पायर ने इस पॉसिबिलिटी पर पहले से सोच रखा होगा कि दुश्मन उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट करने से रोक देगा, और उसी हिसाब से डिजाइन किया होगा। अगर यांग जिंगसन और उनकी टीम बिना टेरेन जाने पैलेस में फोर्स से घुसी तो एम्परर तक पहुंचने से पहले ही ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रिगर हो सकता था। यांग जिंगसन ने फिर हल्की मुस्कान दी, तुम बस मुझे पैलेस तक एस्कॉर्ट कर दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। लियोनार्डो डा विंसी ने और सवाल नहीं किया। वो जानता था कि आगे पूछना यानी उसकी एबिलिटीज में दखल देना, जो मुमकिन नहीं। लेकिन इतना समय साथ बिताने के बाद उसने देख लिया था कि यांग जिंगसन की इंटेलिजेंस बेहद ऊंची है, शायद उससे भी ज्यादा जब वो जवान था। डा विंसी जैसे गर्वीले आदमी ने हमेशा बुद्धिमानों की कद्र की है, इसलिए उसने ठान लिया कि अब यांग जिंगसन की बात मानी जाए। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? उसने यांग जिंगसन की ओर देखा। यांग जिंगसन हल्की मुस्कान के साथ बोली, चलो सबसे पहले उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स चलते हैं। चैप्टर 2002 साल मिलिट्री डिफीट। वुलुयन एम्पायर का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स सेंट्रल अर्बन एरिया के साउथ वेस्ट कोने में था, जो इंपीरियल पैलेस से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित था। यह एम्पायर के सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स में से एक था। मिलिट्री के पास बहुत बड़ी ताकत थी। वो न सिर्फ पूरी वुलुयन एम्पायर की सेना को कंट्रोल करता था, बल्कि ऐसे कई सिस्टम्स भी जिन पर एम्पायर की सिक्योरिटी निर्भर थी। उदाहरण के लिए एनर्जी टावर सिस्टम की ऑपरेशन भी सीधे मिलिट्री के कंट्रोल में थी, और उनके पास डूम्सडे वेपन्स लॉन्च करने का अधिकार भी था। लेकिन अब वो डूम्सडे वेपन्स किसी काम के नहीं थे। 3 सुपर बैटलशिप्स ने पूरे वुलुयन एम्पायर को चारों तरफ से सर्वेलेंस में ले रखा था। ऐसे में अगर कोई लॉन्ग रेंज वेपन हुएक्सू कॉलिशन फोर्सेस पर हमला करने की कोशिश भी करता तो लॉन्च से पहले ही शॉट डाउन कर दिया जाता। इस समय झेंग लो झंगयी का पीछा करने निकल चुका था, इसलिए सेना का हाईएस्ट कमांडर था चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बिंग लिहुया। वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में
बैठी ट्रूप्स को कमांड कर रही थी। लेकिन हालात बेकाबू थे। हर मोर्चा सिकुड़ रहा था और कॉम्बैट पावर के मामले में अब सिर्फ टॉप लेवल फाइटर्स ही इन्वेडर्स का सामना कर पा रहे थे। आर्मी और वॉर वेपन्स की हालत मैकेनिकल आर्मी के सामने बेहद कमजोर थी। जब आर्मीज में टेक्नोलॉजी का जेनरेशन गैप हो तो नतीजा हमेशा एकतरफा क्रशिंग डिफीट ही होता है। जैसे पिछली सदी के अंत में कोलंबिया ने मिडिल ईस्ट पर युद्ध छेड़ा था, जिसने पूरी दुनिया को यह सबक दिया था। अब मैकेनिकल आर्मी वुलियन एम्पायर के मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स को ऐसे कुचल रहा था कि नंगी आंखों से हार साफ दिखाई दे रही थी। इसे सिर्फ एक डेवस्टेटिंग डिफीट कहा जा सकता था। अगर जियोग्राफी का एडवांटेज और पर्याप्त लॉजिस्टिक सप्लाई न होता तो डिफेंस लाइन बहुत पहले ही टूट चुकी होती। फिर भी बॉर्डर डिफेंस लगातार आपातकाल की स्थिति में था। पूरे स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर में अफरातफरी मची हुई थी। रीइंफोर्समेंट के रिक्वेस्ट्स लगातार आ रहे थे। बिंग लिहुया ने माथे पर गहरी शिकन डालकर ट्रूप्स को जोर से आदेश दिया कि किसी भी हाल में दुश्मन को रोको। लेकिन भीतर से वो जानती थी कि वो पूरी तरह बेबस है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर उनकी कभी अभेद्य मानी जाने वाली डिफेंसेस को दुश्मनों ने ध्वस्त कर दिया था। चाहे आसमान का आयरन कर्टेन हो या जमी का स्टील टॉरेंट, सब कुछ दुश्मनों ने चीर कर पार कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो सामने वाले के पास कोई टैक्टिकल जीनियस है जिसने उनकी ट्रूप स्ट्रेंथ और कॉम्बैट हैबिट्स तक की गणना कर ली हो और हर जगह सटीक हमला कर रहा हो। उनके पास न तो मिलिट्री स्ट्रेंथ का एडवांटेज था, न टैक्टिक्स का, न एडवांस्ड म्यूटेंट्स का और न ही वॉर मशीनरी का। यहां तक कि जियोग्राफी का एडवांटेज भी लगभग खत्म हो चुका था। हुएक्सू आर्मी इस टेरेन से इतनी वाकिफ थी कि स्ट्रीट फाइटिंग स्टेज में भी कोई भ्रमित नहीं हुआ। चीफ ऑफ स्टाफ, पहली डिफेंस लाइन क्रिटिकल कंडीशन में है, आखिरी लाइन भी टूटने वाली है। हमें तुरंत शहर के अंदर रिट्रीट करके स्ट्रीट फाइटिंग करनी होगी। चीफ ऑफ स्टाफ, 5वीं डिफेंस लाइन भी खतरे में है। हमारे मच बीस्ट्स दुश्मन के जायंट मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का बिल्कुल सामना नहीं कर पा रहे। ऐसे इमरजेंसी क्राइस लगातार गूंज रहे थे। बिंग लिहुया ने दिल ही दिल में माना कि इस वॉर का डिजाइनर एक भयानक टैक्टिकल जीनियस है, लेकिन बाहर से उसने कड़े चेहरे के साथ ठंडे स्वर में आदेश दिया, फ्रंटलाइन को नोटिफाई करो, आखिरी सैनिक तक लड़ो, किसी भी हालत में पीछे मत हटो। हम सेंट्रल सिटी में किसी भी विदेशी को घुसने नहीं देंगे। अभी हमें सिर्फ वक्त खींचना है और मार्शल के लौटने का इंतजार करना है। अब उसकी दुआ बस इतनी थी कि झेंग लो जल्द से जल्द दुश्मन के टॉप वॉरियर को मारकर वापस लौटे और हालात संभाले, क्योंकि सभ्यता की सीमाएं और ब्रह्मांड का असली अर्थ हमेशा उन बीइंग्स पर टिका होता है जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है। एक अकेला असाधारण योद्धा किसी भी प्राचीन सिविलाइजेशन की नींव हिला सकता है। लेकिन ठीक उसी समय कमांड सेंटर की पूरी इमारत जोर से हिल गई। एक कानफाड़ू धमाका गूंजा। बूम! सभी सैनिक लड़खड़ा गए। बिंग लिहुया ने जल्दी से खुद को संभाला और तलवार जैसी तेज भौहें चढ़ाकर बोली, क्या हुआ? जल्दी ही एक सैनिक ने रिपोर्ट दी, चीफ ऑफ स्टाफ, हमारा कमांड सेंटर अचानक जमीन में धंस गया है। बिंग लिहुया की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके दिल में सर्द डर उतर आया। उसने समझ लिया दुश्मन सेंट्रल सिटी तक पहुंच चुका है, बल्कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक आ गया है। यह बेहद भयावह था, क्योंकि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इंपीरियल पैलेस से बहुत नजदीक था। अगर यहां कुछ हुआ तो पैलेस भी संकट में पड़ सकता था। उसने पैलेस की सिक्योरिटी और रॉयल फैमिली की ताकत याद करके खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन धमाके रुकने वाले नहीं थे। बूम! पूरी कमांड सेंटर बिल्डिंग लगातार नीचे धंस रही थी। बाहर से देखने पर लगता था मानो किसी विशाल देवता ने जमीन पर पांव मारा हो और इमारत उसके नीचे डूब रही हो। यह सब ब्रायन का काम था। प्रोफेसर डा विंसी हाथ बांधे एक तरफ खड़े थे और ठंडी आवाज में बोले, भले ही ये लोग सुपरनैचुरल अटैक्स को रोकने वाली मटीरियल से इमारत बनाएं, लेकिन क्या पूरी धरती को ऐसे मटीरियल से ढक सकते हैं?
असल में डा विंसी पहले बिल्डिंग को सीधे अटैक करने वाले थे, लेकिन मटेरियल की खासियत समझते ही उन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दी। ब्रायन ने ग्रेविटी बढ़ाकर कमांड सेंटर और उसके 2 किलोमीटर दायरे की जमीन को इतना भारी कर दिया कि पूरा इलाका धंसने लगा। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से कांच टूटने की आवाज आई। एक बेहद ठंडी नजर वाली फीमेल लिजर्डमैन चमकदार सिल्वर आर्मोर पहने हवा में उड़ गई। उसके पीछे भारी संख्या में लिजर्डमैन भी निकल आए, चारों ओर घूरते हुए दुश्मन को ढूंढने लगे। लेकिन दुश्मन को छिपने की कोई जल्दी नहीं थी। प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन खुलेआम वहां मौजूद थे। ह्यूमन और डॉग अंडरग्राउंड में रहने वाले जीव नहीं, इसलिए उन्हें तुरंत पहचान लिया गया। घटिया इंसान, मिलिट्री पर हमला करने की हिम्मत की है, मर जाओ। कई लिजर्डमैन दहाड़ते हुए वेपन्स खींच लाए और नजदीक से हमला करने दौड़े। पावरफुल एनर्जी रेज सीधा डा विंसी और ब्रायन की ओर दागे गए। डा विंसी अब भी अपनी वही खट्टे चेहरे वाली एक्सप्रेशन में था। उसने कोट से एक खिलौने जैसी दिखने वाली पिस्तौल निकाली, सामने तानी और ट्रिगर दबाया। एक हल्की बैंगनी किरण फ्लैशलाइट जैसी निकली, जिसमें कोई किलिंग पावर नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो किरण लिजर्डमैन पर पड़ी, उनके शरीर हवा में ही सूजने लगे, चेहरे मरोड़ने लगे, मांसपेशियां बैंगनी पड़ गई, जैसे उनके हर सेल में कैंसर फैल रहा हो। पफ पफ पफ। हवा में ही बड़ी संख्या में लिजर्डमैन धमाके से फट गए। खून और इंटरनल ऑर्गन्स हर तरफ बिखर गए। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।